कभी कभी दुनिया में ऐसे किस्से सामने आते हैं जो साधारण नहीं लगते। एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र मुश्किल से 3 या 4 साल होती है, अचानक अपने माता पिता से कहता है, यह घर मेरा नहीं है, मेरा असली घर दूसरे गांव में है। हैरानी की बात यह थी कि वह दूसरे परिवार के नाम भी बताता था और ऐसी बातें करता था जो उसकी उम्र के बच्चे को पता नहीं होनी चाहिए थी। कुछ साल बाद जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, ये सारी बातें धीरे धीरे उसकी याद से गायब हो गई। लेकिन एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ गई। वह सवाल था, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा अपनी पिछली जिंदगी को याद करे? इसी सवाल का जवाब खोजने एक वैज्ञानिक निकले। उनका नाम था इयान स्टीवेंसन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इयान स्टीवेंसन को पुनर्जन्म के मामलों में दिलचस्पी हुई और उन बच्चों की कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं जिन्होंने उनके शोध को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। उन्नीस 1918 में कनाडा के एक शहर मॉन्ट्रियल में इयान स्टीवेंसन का जन्म हुआ। उसका बचपन सामान्य था, लेकिन एक बात शुरू से साफ थी, वह बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे चीजों को सिर्फ मान लेना पसंद नहीं था, वह समझना चाहता था कि चीजें होती क्यों हैं और कैसे काम करती हैं। स्कूल के दिनों में ही उसकी रुचि विज्ञान की तरफ बढ़ने लगी। खास तौर पर उसे मानव शरीर और मन को समझने में दिलचस्पी थी। वह किताबें पढ़ता, सवाल पूछता और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसकी यह रुचि चिकित्सा की पढ़ाई की ओर ले गई। उसे लगा कि इंसान के शरीर और दिमाग को समझना शायद उन कई सवालों का जवाब दे सकता है जो बचपन से उसके मन में थे। यही कारण था कि आगे चलकर उसने मेडिकल साइंस को अपना क्षेत्र चुना। उस समय किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यही जिज्ञासा एक दिन उसे दुनिया के सबसे अजीब और विवादित सवालों में से एक तक ले जाएगी। और वो सवाल था, क्या सच में पुनर्जन्म हो सकता है? पढ़ाई पूरी करने के बाद इयान ने मेडिकल क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने एक डॉक्टर के रूप में प्रशिक्षण लिया और कुछ समय तक सामान्य चिकित्सा में काम भी किया। लेकिन काम करते करते उनका ध्यान एक अलग ही दिशा में जाने लगा। उन्हें यह महसूस हुआ कि इंसान की समस्याएं सिर्फ शरीर से जुड़ी नहीं होती, कई बार उनका संबंध मन और अनुभव से भी होता है। यहीं से उनकी रुचि साइकेट्री की ओर बढ़ी। उन्होंने मानव मन, याददाश्त और व्यवहार को समझने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। उन्हें यह जानने में दिलचस्पी थी कि इंसान की यादें कैसे बनती हैं और कुछ अनुभव लोगों के व्यक्तित्व को कैसे बदल देते हैं। आगे चलकर उन्हें अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में काम करने का अवसर मिला। वहीं उन्होंने अध्यापन और शोध दोनों शुरू किए। धीरे धीरे वे उसी विश्वविद्यालय में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर बन गए। यह उनके करियर का महत्वपूर्ण दौर था। अब उनके पास संसाधन भी थे, छात्र भी थे और शोध करने की स्वतंत्रता भी थी। यही वह समय था जब उनकी जिज्ञासा उन्हें एक ऐसे विषय की ओर ले जाने लगी जिसे उस समय ज्यादातर वैज्ञानिक गंभीरता से नहीं लेते थे। बच्चों की वे कहानियां जिनमें वे अपनी पिछली जिंदगी को याद करने का दावा करते थे, उन्हीं कहानियों की ओर। एक दिन इयान को एक ऐसा लेख पढ़ने को मिला जिसने उनका ध्यान खींच लिया। उस लेख में कुछ छोटे छोटे बच्चों के बारे में बताया गया था जो यह दावा कर रहे थे कि उन्हें अपनी पिछली जिंदगी की बातें याद हैं। इन बच्चों की उम्र बहुत कम थी, लेकिन वे ऐसे नाम, जगह और घटनाएं बता रहे थे जिनका उनके वर्तमान परिवार से कोई संबंध नहीं था। कुछ मामलों में तो बच्चे उस परिवार और गांव का भी जिक्र कर रहे थे जहां वे कभी गए ही नहीं थे। इयान के लिए यह बात तुरंत मान लेने वाली नहीं थी। वह एक वैज्ञानिक थे, इसलिए उनका पहला सवाल यही था, क्या यह सिर्फ बच्चों की कल्पना है या फिर इसके पीछे कोई मनोवैज्ञानिक कारण है? लेकिन साथ ही उनके भीतर जिज्ञासा भी पैदा हुई। अगर ये दावे सच नहीं हैं, तो फिर बच्चे इतने सटीक बातें कैसे बता रहे हैं?
और अगर इनमें कुछ सच्चाई है तो उसे समझने का तरीका क्या हो सकता है। इन्हीं सवालों ने उन्हें इस विषय को गंभीरता से देखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने तय किया कि वे इन मामलों की जांच करेंगे, लेकिन विश्वास के आधार पर नहीं, बल्कि उसी वैज्ञानिक तरीके से जिसका इस्तेमाल किसी भी शोध में किया जाता है। और यहीं से उनकी लंबी रिसर्च की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। उस लेख से पैदा हुई जिज्ञासा धीरे धीरे एक गंभीर शोध में बदल गई। इयान ने तय किया कि अगर इस विषय को समझना है तो सिर्फ किताबें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। उन्हें उन लोगों से मिलना होगा जो ऐसे अनुभवों का दावा करते हैं, और यहीं से उनकी लंबी यात्रा शुरू हुई। आने वाले लगभग 40 साल उन्होंने इसी विषय पर काम किया। इस दौरान उन्होंने दुनिया के कई हिस्सों जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप की यात्रा की। वे अलग अलग देशों में जाकर उन परिवारों से मिलते थे जिनके बच्चों ने पिछली जिंदगी की बातें बताने का दावा किया था, और धीरे धीरे उनके पास ऐसे मामलों की संख्या बढ़ती चली गई। उन्होंने अपने करियर में 3000 से अधिक मामलों की जांच की। हर केस में वे एक ही तरीका अपनाते थे। बच्चे क्या कह रहे हैं, उनके परिवार का क्या कहना है, और क्या उन बातों की वास्तविक दुनिया में कोई पुष्टि मिलती है। इयान की रिसर्च का एक खास पहलू यह था कि उन्हें ज्यादातर छोटे बच्चों के मामले पर ध्यान दिया, क्योंकि उनका मानना था कि अगर किसी बच्चे को सच में ऐसी यादें हैं तो वे आमतौर पर 2 से 6 साल की उम्र के बीच दिखाई देती हैं और बाद में धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। और इसी तरह एक एक मामले की जांच करते हुए उनका काम धीरे धीरे दुनिया में पुनर्जन्म से जुड़ी बड़ी शोध और परियोजनाओं में से एक बन गया। जब इयान ने इन मामलों की जांच शुरू की तो उनका उद्देश्य किसी विश्वास को साबित करना नहीं था। वे यह समझना चाहते थे कि इन दावों की जांच वैज्ञानिक तरीके से कैसे की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने एक स्पष्ट शोध पद्धति अपनाई। सबसे पहले वे बच्चे से सीधे बात करते थे और जो कुछ वह बताते थे उसे सावधानी से दर्ज करते थे। बच्चे द्वारा बताए गए नाम, जगह और घटनाएं सब कुछ नोट किया जाता था। इसके साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि बच्चे पर परिवार का प्रभाव न पड़े। वे माता पिता से कहते थे कि बच्चे को कोई जानकारी न दे और उसके कथनों को बदलने या दिशा देने की कोशिश न करें। इसके बाद अगला चरण शुरू होता था। इस चरण में बच्चे द्वारा बताए गए विवरणों की जांच होती थी। अगर बच्चा किसी दूसरे गांव, व्यक्ति या घटना का नाम लेता था तो स्टीवेंसन उस जगह जाकर यह देखते थे कि क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति या घटना स्थल मौजूद है। उनकी रिसर्च का एक और पहलू था बच्चों के शरीर पर मौजूद जन्म चिन्हों का अध्ययन। कई मामलों में बच्चों के शरीर पर ऐसे निशान पाए जाते थे जो कथित रूप से उस व्यक्ति की चोटों से मिलते जुलते थे, जिसकी जिंदगी को बच्चा अपनी पिछली जिंदगी बताता था। इन सब चरणों के कारण स्टीवेंसन का काम केवल कहानियां इकट्ठा करने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने हर मामले को दस्तावेज, साक्षात्कार और स्वतंत्र जांच के साथ देखने की कोशिश की। इसी वजह से उनकी रिसर्च को पुनर्जन्म से जुड़े अध्ययन में एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास माना जाता था। कई सालों की यात्रा, साक्षात्कार और जांच के बाद इयान स्टीवेंसन ने अपने शोध को किताबों के रूप में प्रकाशित करना शुरू किया। इन किताबों के जरिए उन्होंने अपने एकत्र किए गए मामलों और उनके विश्लेषण को व्यवस्थित तरीके से दुनिया के सामने रखा। उनकी सबसे प्रसिद्ध किताबों में से एक है 20 केसेस सजेस्टिव ऑफ रीइंकार्नेशन। इस पुस्तक में उन्होंने 20 ऐसे मामलों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया जिसमें बच्चों ने अपनी कथित पिछली जिंदगी के बारे में कई विशेष विवरण बताए थे। स्टीवेंसन ने इन मामलों में बच्चों के कथनों, परिवारों की गवाही और अलग अलग स्थानों पर जाकर की गई जांच को विस्तार से दर्ज किया। इसके बाद उन्होंने चिल्ड्रन हु रिमेंबर प्रीवियस लाइफ नाम की किताब लिखी। इसमें उन्होंने केवल व्यक्तिगत घटनाएं ही नहीं बताई, बल्कि यह समझाने की कोशिश भी की कि इन मामलों में कौन से सामान्य पैटर्न दिखाई देते हैं।
जैसे बच्चों की उम्र, यादों का समय के साथ कम हो जाना और कुछ खास तरह के व्यवहार जो कई मामलों में समान दिखाई देते थे। उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है वेयर रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी इंटरसेक्ट। इस पुस्तक में उन्होंने उन मामलों का अध्ययन किया जिनमें बच्चों के शरीर पर मौजूद जन्म चिन्ह या शारीरिक निशान कथित रूप से उन चोटों से मिलते जुलते थे जिनसे संबंधित व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इयान ने इन मामलों को दस्तावेजों, मेडिकल रिकॉर्ड और तस्वीरों के साथ प्रस्तुत किया। इन किताबों के माध्यम से इयान ने अपने दशकों लंबे शोध को व्यवस्थित रूप में प्रकाशित किया। इन्हीं कार्यों के कारण उनका नाम पुनर्जन्म से जुड़े अध्ययन के क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चा में आने वाले शोधकर्ताओं में गिना जाने लगा। कई वर्षों की यात्रा और जांच के दौरान इयान को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई मामले मिले जिनमें छोटे बच्चों ने अपनी कथित पिछली जिंदगी की बातें बताई। इनमें से कुछ मामले इतने विस्तार से जांचे गए कि वे उनकी रिसर्च में बार बार चर्चा में आए। सबसे पहले भारत का एक प्रसिद्ध मामला सामने आया, वह था शांति देवी का केस। इस केस में दिल्ली में जन्मी इस लड़की ने बचपन में ही कहना शुरू कर दिया था कि उसका असली घर मथुरा में है और वहां उसका एक पति भी है। उसने अपने कथित पिछले जीवन का नाम, परिवार और कई घरेलू विवरण बताए। बाद में जब जांच की गई तो मथुरा में वास्तव में एक ऐसा परिवार मिला जिसका जीवन उसके बताए गए विवरणों से काफी हद तक मेल खाता था। इस मामले ने उस समय पूरे देश में चर्चा पैदा कर दी। एक और मामला था स्वर्णलता मिश्रा का। इस केस में मध्य प्रदेश की इस लड़की ने कम उम्र में ही एक दूसरे शहर और परिवार के बारे में कई बातें बताई। उसने वहां के लोगों के नाम, घर का ढांचा और कुछ व्यक्तिगत घटनाएं तक बताई। बाद में जांच के दौरान कई विवरण उस परिवार से मेल खाते पाए गए जिनका वह जिक्र कर रही थी। इसी तरह अमेरिका में जेम्स नाम के एक बच्चे का मामला सामने आया। छोटी उम्र से ही वह बार बार युद्धक विमानों और द्वितीय विश्व युद्ध के एक पायलट होने की बातें करता था। उसने विमान के प्रकार और दुर्घटना से जुड़े कुछ विवरण बताए। बाद में उसके परिवार और शोधकर्ताओं ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड में कुछ ऐसे तथ्य पाए जो उसके कथनों से मिलते जुलते थे। दोस्तों, मध्य पूर्व में एक और मामला था इमाद अलवर का। लेबनान के इस बच्चे ने बचपन से ही 2 अलग अलग परिवारों और गांवों के बारे में बातें बताई। जब स्टीवेंसन ने इस मामले की जांच की तो उन्होंने उन जगहों पर जाकर कई लोगों से बातचीत की और बच्चे द्वारा बताए गए कई विवरणों की पुष्टि करने की कोशिश की। ऐसे कई मामलों को इकट्ठा करके स्टीवेंसन ने यह समझने की कोशिश की कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई सामान्य पैटर्न है। इन कहानियों ने दुनिया भर के लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ाई। वो जिज्ञासाएं ये थी कि क्या ये सिर्फ संयोग है, मनोवैज्ञानिक घटनाएं हैं, या फिर किसी ऐसे रहस्य की झलक जिसे विज्ञान अभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। जैसे जैसे इयान के रिसर्च दुनिया भर में चर्चा में आने लगी, वैसे वैसे उन पर सवाल भी उठने लगे। कई वैज्ञानिकों और मनोवैज्ञानिकों ने इन मामलों को अलग नजर से देखा। कुछ विशेषज्ञों का कहना था कि बच्चों की यादों पर परिवार या आसपास के लोगों का असर पड़ सकता है। अगर किसी बच्चे के सामने बार बार कोई कहानी या घटना दोहराई जाए तो वह उसे अपनी याद समझने लग सकता है। कुछ लोगों ने यह भी तर्क दिया कि जिन देशों में पुनर्जन्म की मान्यताएं पहले से मौजूद हैं, वहां बच्चे अनजाने में वही बातें सीख लेते हैं, यानी यह सांस्कृतिक प्रभाव भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ आलोचकों ने कहा कि कई मामलों में जो विवरण मेल खाते दिखाई देते हैं वे संयोग भी हो सकते हैं। दुनिया में इतने लोग और घटनाएं हैं कि कभी कभी समानताएं भी अपने आप बन सकती हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद इयान का रवैया अलग था। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्होंने पुनर्जन्म को अंतिम रूप से सिद्ध कर दिया है। उनका कहना हमेशा यही रहा कि उन्होंने जिन मामलों की जांच की उनमें कुछ ऐसी बातें थीं जिसे सामान्य मनोवैज्ञानिक या सामाजिक कारणों से पूरी तरह समझना आसान नहीं था। इयान का निष्कर्ष बहुत सावधानी से रखा गया था। वे बस इतना कहते थे कि इन मामलों में जो प्रमाण सामने आते हैं वे यह संकेत देते हैं कि यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है, और यही कारण था
कि उनकी रिसर्च ने एक बहस को जन्म दिया जिसमें सवाल अभी भी खुले हैं और जिनका जवाब विज्ञान आज पूरी तरह नहीं दे पाया है। कई दशकों तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में शोध करने के बाद इयान ने अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ दिया। 2007 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके काम का प्रभाव वही खत्म नहीं हुआ। उनके जाने के बाद भी उनकी रिसर्च नहीं रुकी। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में उनके द्वारा शुरू किए गए शोध कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। दूसरे शोधकर्ताओं ने भी उन्हीं बच्चों की उन कहानियों का अध्ययन जारी रखा जिसमें वे अपनी कथित पिछली जिंदगी को याद करने की बातें करते थे। आज भी इयान का काम वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों और दार्शनिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग इसे रोचक लेकिन अप्रमाणित मानते हैं, तो कुछ इसे मानव चेतना के रहस्यों को समझने की दिशा में एक गंभीर प्रयास मानते हैं। सच्चाई जो भी हो, लेकिन एक बात स्पष्ट है, इयान ने इस विषय को केवल विश्वास या अंधविश्वास के स्तर पर नहीं छोड़ा। उन्होंने इसे व्यवस्थित तरीके से जांचने की कोशिश की, दस्तावेज बनाए और सवालों को खुला रखा, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने यह दावा नहीं किया कि पुनर्जन्म सिद्ध हो चुका है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर दिखा दिया कि इंसानी चेतना का रहस्य शायद हमारी मौजूदा समझ से कई बड़ी है। दोस्तों, तो ये थी कहानी इयान स्टीवेंसन और उनके पुनर्जन्म से जुड़े कुछ तथ्यों की। अगर आपको ऐसी ही इतिहास और दर्शन से जुड़ी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई और रोमांचक वीडियो लेकर। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।